हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे परचा माई के चैनल पे। तो आज जो हम द हिंदू की लेटेस्ट न्यूज़ को कवर करेंगे 10 सितंबर की। तो उसमें जो हमारी न्यूज़ रहेगी, चलिए रुक जाइए। सबसे फर्स्ट न्यूज़ जो है हमारा, राजस्थान में कड़ा धर्मांतरण कानून, ये क्या है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्रॉस वोटिंग से कैसे समीकरण बदला है। उसके बाद देखेंगे कि क्या वयस्क मस्तिष्क में नए न्यूरॉन का निर्माण बनता है, क्योंकि हम सब यही जानते हैं कि न्यूरॉन का निर्माण जो है वो जो है बचपन में ही होता है, वयस्क मस्तिष्क में नहीं होता है। तो उसके बारे में आज हम इन तीनों न्यूज़ को कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ जो है हमारा, राजस्थान असेंबली पास एंटी कन्वर्जन विल विथ स्टीप पेंटलाइज। तो जो है कि राजस्थान के असेंबली से अभी जो है धर्मांतरण विरोधी बिल पास किया गया है। तो ये क्या है, इसके पीछे हम बात करते हैं। तो एक राजस्थान विधानसभा ने मंगलवार को धर्म जो परिवर्तन होते हैं उसके खिलाफ उसे रोकने के लिए एक विधेयक को पारित किया, जिसमें ये बताया गया है कि बल, धोखाधड़ी या फिर प्रलोभन या जबरदस्ती के विरुद्ध ये कड़े प्रावधान है। अगर किसी के साथ ज़बरदस्ती या फिर इस तरह के कार्यों के द्वारा अगर धर्म का परिवर्तन कराया जाता है तो उसके खिलाफ ये कानून बताया गया है, जिसमें कि आजीवन कारावास और सहित कई सारे कठोर दंड को भी इसके अंदर निर्धारित किया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि पैतृक धर्म में लौटने वाले को इस कानून से छूट भी दी गई है, कि अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर चुका है उसके बाद वो पुनः अपने धर्म में लौट रहा है तो उसे जो है इस कानून के द्वारा छूट भी प्रदान की गई है। इसके अलावा अब ये जो इस बिल का जो नाम है, इसका नाम है राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन बिल 2025, जो इसका पूरा नाम है। इसके अलावा यह जो है वॉइस वोट के माध्यम से सत्रों और कक्षा अधिकारियों के बीच विवाद के द्वारा पास हुआ। इससे पहले भी हालांकि इस बिल को पास किया गया था 2008 में, बट राष्ट्रपति के द्वारा इस बिल को वापस भेज दिया गया था। 2008 में भी ऐसा कानून बनाया गया था राजस्थान के अंदर, किंतु उस वक्त भी इसे हटा दिया गया था। अब इसके जो दंड के प्रमुख प्रावधान हैं, अगर इसकी हम बात करें तो इसमें है जबरन या फिर धोखाधड़ी से धर्म का परिवर्तन। यदि किसी व्यक्ति किसी के साथ भी जबरन या फिर धोखाधड़ी के साथ उसके धर्म का परिवर्तन कराया जाएगा तो उसे 7 से 14 साल की सज़ा और 5 लाख जुर्माना भी दिया जाएगा। विशेष समूह जैसे कि महिला, नाबालिग, दिव्यांग या फिर SC ST के साथ अगर ऐसा कुछ किया गया धर्म परिवर्तन तो उसे जो है 10 से 20 वर्ष की सज़ा और न्यूनतम जो राशि रहेगी वो भुगतान दंड के रूप में जो ली जाएगी जुर्माना, वो 10 लाख बताया गया है। अब सामूहिक धर्मांतरण, इसमें जो है किसी समुदाय को सामूहिक तौर पे अगर उसका धर्म परिवर्तन कराया गया तो उसमें जो है 20 वर्ष से अधिक उम्र कैद तथा 25 लाख जो है जुर्माने की राशि को रखा गया। अब इसमें अनुपालन में विदेशी फंड से धर्मांतरण के खिलाफ जो है वो 10 से 20 वर्ष की सज़ा और कम से कम 20 लाख जुर्माना। इससे मतलब ये है कि अनुपालन में यदि विदेशी फंड के द्वारा अगर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है तो उसके खिलाफ ये सज़ा बताई गई है। इसके अलावा इसके अन्य प्रावधान ये हैं कि धर्मांतरण विवाद या जालसाजी या फिर किसी को शादी का झांसा देकर यदि उसका धर्म का परिवर्तन कराया जाए, शादी को शून्य माना जाएगा, इसमें वॉइड किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो दोहरा अपराध, उम्र कैद, इसमें जो है उम्र कैद एवं जुर्माना दोनों दिए जाएंगे। अब इसकी सूचना जो धर्म परिवर्तन, ये व्यक्ति को धर्मांतरण से पहले इसकी सूचना जो है जिले के कलेक्टर या फिर ADM के द्वारा 90 दिन पहले दी जाएगी और धर्माश्रय से 60 दिन पहले। इसमें ये भी बताया गया है कि अनुपालन की विफलता पर सजा, यदि किसी के द्वारा सूचना के बाद भी धर्म का परिवर्तन किया जा रहा है तो उसे 7 से 10 साल की सज़ा और 3 लाख तक जुर्माना भी लिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करना चाह रहा है तो उसे DM या फिर ADM के द्वारा इसकी सूचना 90 दिन पहले दे दी जाएगी। इसके बाद भी अगर वो ऐसा कुछ कर रहा है तो उसके 7 साल की से 10 साल की जेल और 3 लाख जुर्माना। अब इसमें संपत्ति जब्ती एवं ध्वंस, इसके धर्मांतरण करने के लिए उपयोग किए गए भवनों को जब्त कर लिया जाएगा और बुलडोजर से उसे
ध्वस्त कर दिया जाएगा। ये भी इसके अंदर प्रावधान दिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस पे विधेयक का उद्देश्य और सरकार का क्या रुख है, तो विधेयक को ऐसा बताया जा रहा है कि ये विधेयक जो है सामाजिक सामंजस्य को बनाए रखने तथा अल्पसंख्यक और कमज़ोर वर्गों को धोखा और धर्मांतरण से बचाने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा जो है मंत्री जवाहर सिंह बेदधाम ने इस संविधान का हवाला देते हुए कहा है कि ये अनुच्छेद 25 में व्यक्तिगत धर्म की रक्षा के लिए जबरन धर्मांतरण नहीं कराया जाता। कुछ मंत्रियों का ये भी मानना है कि ये अनुच्छेद 25 की रक्षा करता है। अब लोकल मीडिया में इसे जो है देश का सबसे सख्त विधेयक भी बताया गया है। अब विधेयक के जो ये प्रयास है उसमें और विरोध की अगर बात करें तो विधेयक फरवरी 2025 में पेश किए गए थे और संस्करण से कहीं अधिक सख्त भी बताए गए हैं। इसमें जो है कांग्रेस विधेयकों ने इसमें चर्चा में भाग नहीं लिया और भारी नारेबाजी के साथ विधानसभा के परिसर में सर्वाइलेंस कैमरे का भी विरोध किया। उनका मानना था कि ये जो पाकिस्तान कैमरा है, हालांकि वहाँ के जो राज्यपाल थे उसके द्वारा इसका खंडन भी किया गया था। अब इससे पहले की अगर पूर्व प्रयास की बात करें तो 2008 में भी ये जो बिल है पास किया गया था, जिसे राष्ट्रपति के द्वारा वापस लौटाया गया था, क्योंकि उस वक्त जो है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड में भी इसी तरह के कानून लागू हैं। केंद्रीय स्तर पर जो है ऐसी कोई एंटी कन्वर्जन अधिनियम नहीं है। अगर केंद्र के स्तर की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं आया और यह विषय केवल राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब इसे अगर संवैधानिक मानवाधिकार एवं आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो एक रिपोर्ट के अनुसार इससे जो है निजाता अधिकार, भेदभाव एवं समानता के अधिकार पे भी प्रभाव डालता है। जो हमें आर्टिकल 14 जो व्यक्तियों के अंदर समानता की बात करता है और आर्टिकल 21 जो व्यक्तियों को ये छूट देता है कि वो अपनी स्वच्छता से कोई भी धर्म को अपना सकते हैं या फिर कर सकते हैं, तो उसके जीवन इससे जो है इसका हनन का भी बात की गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो पूर्ववर्ती रिपोर्ट में सिटीजन फॉर द जस्टिस एंड पीस जैसे समूह ने इसे जो है भयावह दंडात्मक कानून और अल्पसंख्यकों के खिलाफ दुरुपयोग का भी साधन बताया है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार जो ये बहुत गलत एवं अमान्य भी बताया गया है। तो चलिए अब हम अपनी सेकंड न्यूज़ को देखते हैं। इंडिया गैदर फॉल्क फॉर पोल बट फेल्स टू कीप इट टुगेदर ड्यूरिंग वी पोल। तो ये क्या है, चलिए स्टेटमेंट तो हम देखते हैं कि अभी हाल में एनडीए ने दोनों सदनों में से अपनी संख्या से 13 अधिक वोट पाई है, जो कि क्रॉस वोटिंग का भी संकेत बताया जा रहा है। अब विपक्ष का दावा है कि उसे अपेक्षित 315 में से 300 उसके पक्ष के उम्मीदवार से, जबकि जो ये 15 थे वो अमान्य है, वो क्रॉस वोटिंग से आए हैं। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है, तो ये विपक्ष के दलों के द्वारा ही उसमें वोटिंग दी गई है। अब चुनाव का परिणाम की अगर हम बात करें तो एनडीए के उम्मीदवार जो थे सीपी राधाकृष्णन ने भारी संख्या में उपराष्ट्रपति के चुनाव में जीत पाई है। उन्होंने 452 प्रथम वरीयता उन्हें मिले हैं और इंडिया ब्लॉक के जो उम्मीदवार थे वी सुदर्शन रेड्डी को सिर्फ 300 वोट ही मिल पाए हैं। अब निर्वाचक की कुल संख्या 781 में 767 सांसदों ने मतदान दिया, जिसमें 752 वैध रहे, जबकि 15 को अमान्य घोषित भी कर दिया गया। अब उपराष्ट्रपति के चुनाव में विपक्षी पोल की एकता की हम बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति चुनाव में जो विपक्षी पोल की एकता जो है राजनीतिक की अहम सच्चाई को उजागर कर दिया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक भले ही एकजुट होकर उम्मीदवार उतारता है, लेकिन मतदान के समय वो अपनी एकता को बचा नहीं सका। उससे पहले वो बेशक एकजुट होकर उनके द्वारा जो है अपने उम्मीदवार को उतारा जाता है, किंतु मतदान के समय वो अपनी एकजुटता को नहीं बचा पाते हैं। अब इस समय जो है विपक्ष की एकजुटता की हार भी बताई जा रही है, कुछ लोग का मानना है। अब इंडिया ब्लॉक चुनाव से पहले यह दावा किया था कि वो संयुक्त रूप से सत्ता के पक्ष को चुनौती देगा, लेकिन वास्तव में इसके विपरीत हो रहा है। कम से कम 15 से ज़्यादा जो सांसद हैं, विपक्षी सांसद, वो क्रॉस वोटिंग की है, यानी कि उन्होंने एनडीए उम्मीदवार को वोट दिया या फिर जानबूझकर जो है वोट को अमान्य डाला है।
इससे कई राजनीतिक दलों में अंदरूनी मतभेद एवं नेतृत्व के संकट साफ दिखाई देती है। इससे ये भी साबित होता है कि कई राजनीतिक दलों में अंदरूनी मतभेद भी चल रहे हैं और इससे जो है नेतृत्व में जो है उनके संकट साफ दिखाई दे रहा है, जिसका प्रभाव गठबंधन के प्रयोग पर भी पड़ रहा है और इसका कारण विपक्ष का गठबंधन प्रयोग एवं चुनावी गणित असफल हो गया। इसका प्रभाव कहीं ना कहीं विपक्ष पर देखने को उनके गठबंधन पर भी पड़ रहा है। अब इससे राजनीतिक हमें संदेश क्या देखने को मिलता है, तो इसका जो राजनीतिक संदेश की अगर हम बात करें तो यह परिणाम सिर्फ एक चुनाव की हार नहीं बल्कि इसके पीछे जो है कई सारे गहरे एवं राजनीतिक निहितार्थ भी छिपे हुए हैं। इससे जो है इंडिया जो गठबंधन है उसकी नेतृत्व क्षमता पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इंडिया ब्लॉक की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं। जब सांसद ही नेतृत्व के फैसले पर भरोसा नहीं कर रहा है तो जनता में एकजुटता का संदेश कैसे जान पाएगी। कुछ लोग का कहना है कि जब सांसद ही अपने जो दल पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं तो जनता के बीच में वो भरोसा का संदेश कैसे, एकजुटता का संदेश ला पाएंगे। इसके अलावा अगर देखें तो एनडीए का मनोबल जो है इससे बढ़ गया है ज़्यादा और अपेक्षित अंतर से जीतने पर जो है एनडीए ने विपक्ष की कमज़ोर एवं एकता को उजागर कर दी है। अब भविष्य में इस रणनीति का असर क्या देखने को मिल रहा है, तो लोकसभा के चुनाव से पहले यह हार जो है इंडिया ब्लॉक के लिए चेतावनी है कि लेकिन केवल संयुक्त मोर्चा बनाने से सफलता नहीं मिलेगी। भविष्य पर इसका असर ये देखने को मिल रहा है कि ये जो हार है उनके लिए एक चुनौती बन चुकी है कि केवल संयुक्त मोर्चा बनाने से कुछ नहीं होता है बल्कि संयुक्त सोच एवं अनुशासन भी जरूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, तो इंडिया गैदर फॉक जो ये स्टेटमेंट था फॉर पोल बट फेल्स टू कीप इट टुगेदर ड्यूरिंग वीपोल बिल्कुल सटीक है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक ने एक झंडे के तले सभी दल को इकट्ठा तो कर लिया किंतु मतदान के समय आते आते ये जो उनके जो झंडे हैं इनके बीच में जो है बिखराव भी देखने को मिलता है, जिससे कि यह साबित करता है कि विपक्षी गठबंधन को केवल चुनावी जोड़ तोड़ से नहीं बल्कि अंदरूनी भरोसे एवं सामंजस्य के साथ अनुशासन से ही मजबूती मिलेगी। इसमें जो है इनके साथ जो है अंदरूनी भरोसा भी चाहिए और सामंजस्य भी एक दूसरे पर होना चाहिए और साथ ही साथ अनुशासन की भी इनमें ज़रूरत है। अब हमारा थर्ड जो न्यूज़ है, आर अ न्यू न्यूक्लियर न्यूरॉन्स बोर्न इन द एडल्ट ह्यूमन ब्रेन स्टडी रिव्यू डिबेट। अभी जो है क्या वयस्क मस्तिष्क में भी न्यूरोजेनिस की संभावना है, इसके पीछे जो है डिबेट चल रहा है। तो चलिए हम इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो अभी जो इस पर परस्पर विरोध में जो है स्टॉकहोम कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के शोधकर्ता के द्वारा एक नए शोध के अनुसार आधुनिक अनुक्रमण एवं मशीनिंग लर्निंग विधियों के द्वारा ये बताया गया है कि वयस्क न्यूरोजेनिस के लिए सबूत भी दिए गए हैं कि उनमें भी न्यूरॉन का निर्माण होता है, जिस पे अभी जो है इस विषय पे जो है बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि हम सब ने शायद हाई स्कूल वगैरह में पढ़ा है कि न्यूरॉन जो है न्यूरॉन्स या फिर मस्तिष्क की कोशिका में व्यस्तता में पैदा नहीं होती है बल्कि ये बचपन में ही बंद हो जाती है। अगर असल तस्वीर में ये बहुत ज़्यादा जटिल बताई जा रही है, क्योंकि वैज्ञानिक लंबे समय से इस बात पर बहस कर रहे हैं कि न्यूरोजेनेसिस कब बंद होता है। हालांकि ज़्यादातर मानना यह है कि वो व्यस्तता में भी इसकी संभावना बताई जा रही है, किंतु अभी भी ये बहस का विषय बना हुआ है। अब नए न्यूरॉन्स बनते हैं, ये एक ताज़ा अध्ययन है। अभी हाल में ही 2025 में इसका अध्ययन किया गया है, जो कि कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन के वैज्ञानिकों ने जुलाई 2025 में जो प्रकाशित शोध है उसमें यह दावा किया। उनका मानना है कि वयस्क मस्तिष्क में जो है न्यूरल प्रोजेनिटर सेल्स पाए गए हैं। इसके अलावा ये कोशिका जो आगे चलकर न्यूरॉन्स में बदल सकते हैं। उनका मानना है कि ये जो कोशिका है आगे चलकर न्यूरॉन्स में ये बदल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शोधकर्ता ने यह भी बताया है कि 0 से लेकर 78 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का नमूने की जांच पर यह पाया गया है कि हर उम्र में जो है प्रोजेनिटर सेल्स मौजूद होता है। उन्होंने उन्नत तकनीक का भी इसके में जो है प्रयोग किया, जैसे कि सिंगल न्यूक्लियस RNA और ये सारी चीज़ों का इसमें प्रयोग किया गया। इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि
वयस्क मस्तिष्क में भी कुछ हद तक न्यूरॉन्स बनते रहते हैं, भले ही उनकी संख्या बचपन की तुलना में बहुत कम होती है। अब इससे ये महत्व इसका बताया जा रहा है कि इसका वास्तव में यदि यह प्रक्रिया वास्तव में सही है तो भविष्य में स्मृति संबंधी रोग जैसे कि अल्जाइमर, डिमेंशिया, मानसिक रोग जैसे कि डिप्रेशन, पीटीएसडी के इलाज में जो है इलाज के लिए ये नई और पुनर्जीवित थेरेपी हो सकती है। अब कुछ लोग का मानना है कि ये ऐसा नहीं होता है, जो कि 2018 में यूसीएसएफ और उसके सहयोगी वैज्ञानिक ने नेचर में एक अध्ययन में प्रकाशित किया कि जिसमें उन्होंने 59 मस्तिष्क के नमूनों पे इसका विश्लेषण किया, जिसमें परिणाम यह है कि बचपन और शुरुआती किशोरावस्था तक नए न्यूरॉन्स बनते हैं, लेकिन व्यस्तता पहुँचते पहुँचते कोई न्यूरॉन्स नहीं बन पाए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा, उनके अनुसार पहले मिले गए संकेत जो है झूठ और फॉल्स भी बताए जा रहे हैं। हो सकता है कि जिन मार्कों का उपयोग किया गया था वह केवल न्यूरॉन्स के लिए उपयुक्त नहीं है। अब ये जीन जो न्यू मार्को क्या है, तो ये जो है इसका मतलब होता है कि एक ऐसा संकेत जो प्रोटीन या फिर जीन की मौजूदगी से हमें पता चलता है कि कोई कोशिका किस प्रकार की है या फिर किस प्रकार की अवस्था में है। अब इसका अलग अलग भी यूज़ देखने को मिलता है, जैसे कि खून की जांच में मार्कर का प्रयोग से हम बीमारी की पता लगाते हैं। इसके अलावा भी न्यूरॉन के अध्ययन में हम प्रोटीन एवं विशिष्ट जीनों की अभिव्यक्ति के लिए भी हम मार्कर का उपयोग करते हैं। अब जिसमें DCX67 बहुत सारे जो है इसमें मार्कर में आते हैं, तो केवल एक के द्वारा हम ये पता नहीं लगा सकते कि इसके अंदर न्यूरॉन का निर्माण किया जाता है। तो कुछ वैज्ञानिकों का तात्पर्य ये है। अब इसका अर्थ क्या निकाला जा रहा है? अगर यह सच है तो मस्तिष्क की मरम्मत और पुनर्निर्माण की रणनीति को नए न्यूरॉन्स बनाने पर नहीं बल्कि मौजूदा न्यूरॉन्स को संरक्षित रखने पर केंद्रित करना होगा। अगर ऐसा, उनका मानना ये था कि अगर ये सच है तो मस्तिष्क की जो मरम्मत है उसमें रणनीतिक पर जो है नए न्यूरॉन्स को नहीं बनाना चाहिए बल्कि जो मौजूदा न्यूरॉन्स है उसी को संरक्षित करना चाहिए। अब इस पे बहस क्यों चल रही है? तो क्योंकि तकनीक में अलग अलग शोध और अलग अलग प्रयोगशाला में अलग अलग चीज़ों को इस्तेमाल किया गया, जिससे कि ये तकनीकें बहुत ही ज़्यादा बेहद संवेदनशील और कुछ सीमित भी बताई गई है। अगर व्याख्या की बात करें तो कई बार कोशिकाएं न्यूरॉन जैसी लगती है, लेकिन असल में वो न्यूरॉन्स नहीं होती है। व्यक्तिगत भिन्नता भी इसमें सामने आ रहा है, क्योंकि कुछ लोगों में, वयस्कों में न्यूरोजेनेसिस सक्रिय है और कुछ लोगों में बिल्कुल नहीं है। अब इस पे जो है उम्र का भी असर बताया गया है कि उम्र बढ़ने के साथ यह प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती है, जिससे इसे पकड़ना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। वर्तमान की स्थिति में अभी ये बना हुआ है कि 2025 में ये शोध की वजह से बहस फिर से जिंदा कर दिया है, और आज की स्थिति में वैज्ञानिकों की जो राय है वो दो भागों में बढ़ चुकी है कि अगर ये एक पक्ष मानता है कि अगर ये सही है और सीमित रूप में है तो न्यूरॉन्स बनते हैं, और दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं, यह वयस्कों में यह प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है। अब भविष्य की और संकेत क्या करता है इसका? तो भविष्य की और ये संकेत करता है कि यदि न्यूरॉन्स बनते हैं तो इसका उपयोग स्मृति ह्रास, न्यूरोजेनेटिक्स आदि जैसे मानसिक स्वास्थ्य में भी किया जा सकता है। किंतु अगर ये मौजूदा प्रक्रिया नहीं है तो शोध में यह भी बताया गया कि मस्तिष्क को खुद से या फिर अन्य तरीकों से अनुकूलित करता है, यानी कि पुराने न्यूरॉन्स के कनेक्शन से नए कनेक्शन बनाने में। तो इसी के साथ हमारा ये सारा टॉपिक कवर होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा।